तो राम राम जी। मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की हॉरर स्टोरीज़ अपलोड करता हूँ। तो आज की स्टोरी हमें बताएगी कि जलन हमें क्या क्या करा सकती है और कोई व्यक्ति जलन में किस हद तक गिर सकता है। तो आज की कहानी हमें रिया ने भेजी है, जिनके साथ ये सारा इंसिडेंस हुआ था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए और आंखें बंद करके कहानी को फील कीजिए। तो बात है 2019 की, जब रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली से मुंबई जाती है। रिया की उम्र उस समय 2019 में 24 साल की थी। रिया बचपन से ही काफ़ी मेहनती और आत्मनिर्भर रही थी। रिया को मुंबई में एक मल्टीनेशनल ऑफिस में जॉब मिली थी। परिवार के सभी लोग रिया पर गर्व करते थे, लेकिन एक शख्स था जो उसे अंदर ही अंदर काफ़ी नफ़रत करता था। उसका चचेरा भाई राहुल। वो कहते हैं ना, हर बड़े घरों में एक बिगड़ैल बेटा होता ही है। राहुल भी उन्हीं में से एक था। गुस्सैल और शराबी, और घर के सभी लोग राहुल की तुलना रिया से करते थे। यही तुलना उसकी नफ़रत को जहर की तरह बढ़ाते जा रही थी। अब आते हैं रिया पे। रिया ने मुंबई की अंधेरी में एक पुरानी बिल्डिंग में 1 BHK किराए पर लिया था। बिल्डिंग 1970 की दशक की थी। लंबी लंबी डार्क गलियां, पुराने लकड़ी के दरवाजे और सीलन भरी दीवारें। पहली रात जब वह यहाँ सोई तो उसे हल्की सी पर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पर उसने सोचा कि शायद यह नया घर होने के कारण है। उसे अजीब लग रहा था, लेकिन वह उतना ध्यान नहीं दी। रिया अगले दिन ऑफिस से घर देर रात लौटी। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। उसने किचन में जाकर किचन का लाइट ऑन किया तो पानी का नल अपने आप ही चल रहा था। उसने सोचा कि शायद मैं नल चालू रखकर भूल गई थी और ऑफिस चली गई थी, और यह सोचकर वह नल बंद करके सोने चली जाती है। रात के कुछ 2:30 बजे होंगे जब उसकी नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके रूम में खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। रिया ने जब लाइट ऑन किया और देखी तो वहाँ कोई नहीं था। उसने कुछ देर बाद फिर किसी के होने की प्रेजेंस फील की। उसने अंधेरे में झांका तो अलमारी के पास एक काली सी परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थी। पलक झपकाते ही वह परछाई गायब हो गई। रिया ने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा कोई सपना होगा। तीसरी रात जब रिया सोई थी, अचानक ही उसका दम घुटने लगा। तभी रिया ने आंखें खोली तो वही काली परछाई उसके सीने पर बैठी थी।
उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और दांत बाहर निकले हुए थे और हाथ मानो बर्फ की तरह ठंडे थे। वह परछाई रिया का गर्दन दबा रहा था। रिया की आवाज़ बंद हो गई थी और शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ लग रहा था। उस साय ने रिया के कान में कहा, तू मेरी है। रिया की डर के मारे आंसू निकल आए, लेकिन मन ही मन उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज़ उसके दिल में गूंजने लगी तो वह जिन गुस्से से चीख कर गायब हो गया। रिया का खाना पीना काफ़ी कम हो गया था और नींद मानो डर से आंखों से गायब ही हो गई थी। ऑफिस में भी वह खोई खोई रहती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। उसने अपने दोस्त आदित्य को यह हो रही सभी बातों की घटना के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने भी इसे मजाक में ले लिया और कहा, तू हॉरर मूवी ज़्यादा ही देख रही है लगता है। लेकिन रिया जानती थी कि यह सब सच है। अगली रात जिन फिर से आया। इस रात उसने रिया को बिस्तर से खींचकर फर्श में गिरा दिया। उसे रिया को कसकर पकड़ लिया। उस जिन ने रिया को काफ़ी कसकर पकड़ लिया। जिन से रिया को इस रात फिर से कहा, तू मेरी है और तेरा शरीर भी मेरा है। रिया मानो हिल भी नहीं पा रही थी। वह उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश ही कर रहा था। तभी रिया ने मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। तभी वह जिन्न फिर से गायब हो गया। उस रात भी रिया ने जैसे तैसे काट ली। रिया ने अभी तक अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा को टेंशन नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह रिया ने रोते हुए ये सभी बातें आदित्य से कही। तब आदित्य ने इसे सीरियसली लिया। आदित्य ने रिया को सीधे विरार के, जो कि मुंबई में स्थित है, एक सिद्ध पंडित के पास लेकर गए। पंडित जी ने रिया को देखते ही कहा, बेटी, तेरे ऊपर एक जिन्न है और यह जिन्न तेरी इज्जत और तेरी जान चाहता है। पंडित जी के इतना कहते ही रिया पॉजेस हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी पंडित जी के शिष्यों ने रिया को पकड़ लिया। यह सभी चीज़ें देखकर आदित्य काफ़ी डर गए थे। रिया का उतारा करने के लिए आदित्य को पूजा की सामग्री को लाने के लिए भेजा गया। आदित्य सभी सामग्री को लेकर आए और रिया का उतारा करने के लिए तैयारी करने लगे। जैसे ही रिया का उतारा पंडित जी ने शुरू किया तो वह जिन्न काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन फिर पंडित जी ने रिया के ऊपर गंगा जल छिड़का और मंत्रोच्चार अपने शिष्यों के साथ शुरू किया। तभी उस जिन्न ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तो भेजा गया है, मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं आया हूँ। तब पंडित जी ने जिन्न से पूछा कि तुझे किसने भेजा है। तब जिन्न ने बताया कि इसी के चाचा के बेटे ने एक मौलवी के साथ मिलकर मुझे इस लड़की को मारने के लिए भेजा गया है। जिन्न ने और बताया कि इस लड़की का फ़ोटो
दिखाकर और उसके कपड़े के द्वारा मुझे इसे मारने के लिए भेजा गया है। तभी पंडित जी ने उस जिन्न को जाने को कहा और वादा लिया कि वापस तू इस बच्ची के ऊपर कभी नहीं आएगा। तब जिन्न ने पंडित जी से वादा किया कि मैं वापस इसके शरीर में कभी नहीं आऊँगा। यह कहकर वह जिन्न रिया के शरीर से निकल गया और उसी समय रिया बेहोश हो गई थी। रिया कुछ दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो गई और वह रिकवर हो गई थी। आज की कहानी गाइस इतनी ही थी, लेकिन हमें इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। जब अपने ही अपनों के लिए इतना गिर रहे हैं तो पराये तो क्या ही करेंगे। इसलिए आप लोगों से हमेशा एक ही विनती है कि दूसरों का भला सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए और अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। अपने मम्मी पापा का सारा कहा मानिए, क्योंकि छोटी सी गलती हमें बहुत भारी नुकसान दे सकती है। तो गाइस आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं किसी और कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि गाइस आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे। और बेल आइकन को भी ऑल में ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा गाइस, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, प्लीज़। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।